नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, सवाल पढ़िए। कहा एक सप्तभुज के सातों कोनों का अनुपातिक मान दिया है 1:2, 3, 4, 5, 7, 8 के अनुपात में है, तो न्यूनतम कोण क्या होगा। यार सप्तभुज के सातों कोनों का योग होता है 900 डिग्री। ये चीज़ें कुछ लोगों को याद होगा, पर जिनको ये चीज़ याद नहीं है तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोनों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोनों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है। जहाँ n जो होगा ये नंबर ऑफ साइड होगा, भुजाओं की संख्या, n नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या। अगर ये चीज़ याद है तो आप किसी भी पॉलीगॉन के, किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग कितना, तो मेरे भाई त्रिभुज में 3 भुजा होता है, साइड कितना होता है, 3 साइड होता है, तो n के जगह 3 -2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया 1 गुना 180 180। अगर बोलूँ चतुर्भुज के चारों अंतः कोनों का योग, तो चतुर्भुज में भुजा कितने, 4 भुजा होगा, तो नंबर ऑफ साइड 4 होता है चतुर्भुज का, इंटू 180 डिग्री। तो 4 में से 2 गया 2, 180 गुना 2 360 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतः कोनों का योग या पांचों अंतः कोनों का योग कितना, तो आप बोलोगे सर पंचभुज में 5 भुजा होगा, तो n के जगह 5 -2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से 2 गया 3 गुना 180 18 तिया 54 540। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सप्तभुज के सातों अंतः कोनों का योग कितना, तो सप्तभुज में 7 भुजा होगा, तो नंबर ऑफ साइड कितना 7 -2 इंटू 180 डिग्री। तो मेरे भाई 7 में से 2 गया 5 18 5 90 यानी 900 डिग्री। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोनों का योग निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो ध्यान में रखना, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोनों का योग होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखें सप्तभुज बोला तो 7 - 2 5 गुना 180 कितना 900 डिग्री। तो यार सप्तभुज के अंतः कोनों का योग अनुपात में कितना, तो पहला कोण है 1 यूनिट, 2 3 4 5 7 8, तो इन सातों अंतः कोनों का योग कितना 1 2 3 3 6 4 10 5 15 7 22 और 8 है 30। सातों अंतः कोनों का योग क्या हो गया यार, सातों अंतः कोनों का योग है 30 यूनिट, पर एक्चुअल में सप्तभुज के सातों अंतः कोनों का योग होता है 900 डिग्री। तो 1 यूनिट बराबर कितना 30। 1 यूनिट 30 डिग्री है, तो का सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण तो 1 यूनिट है, यानी कि 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोनों का योग क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ये चीज़ें याद है तो सप्तभुज बोले, पंचभुज बोले, अष्टभुज बोले, आप निकाल सकते हैं कि उसका अंतः कोण कितना होगा। देखिए यार इस चीज़ को आप जरा गौर से देखें। 8 के पावर x + 2 है, तो मेरे भाई 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 के पावर 3, 3 से दोनों में गुना करिएगा तो ये 3x + 6 होगा। और पता होगा आपको 64 होता है 2 के पावर 6। अब दोनों साइड का बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, तो 3x + 6 बराबर 6। तो 3x बराबर 6 उधर जाके घटेगा कितना 0, तो x बराबर 0। अब x 0 आ गया, तो मेरे भाई बोला 3 के पावर 2 इंटू x + 1 का मान क्या होगा। तो देखें यार x का मान तो 0 है, अब 0 + 1 कितना 1, तो 3 के पावर 2 गुना 1, 3 के पावर 2 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई। पहले हॉल्ट पे आधी सवारी उतर गए और 135 सवारी बाहर से चढ़ गए ट्रेन में। एक आधी सवारी पहले हॉल्ट पे जैसे ही रेलगाड़ी रुकी, का जितने लोग बैठे थे उनमें से आधा उतर गए और बाहर से 135 लोग उस पे चढ़े।
का दूसरे हॉल्ट पे 1/3 भाग सवारियां उतर गई और 110 सवारियां बाहर से चढ़ गई। अब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 350 सवारियों को लेकर पहुंची, तो जब गाड़ी रवाना हुई थी तो उसमें कितने सवारी थे? यानी प्रारंभ में, कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभ में उस गाड़ी में कितने सवारी थे? तो मान लेते हैं 1 सवारी थे शुरू में। अब यार 1 सवारी थे ट्रेन पे, अब 1 सवारियों को लेकर रेलगाड़ी चली और पहले स्टेशन पे जैसे ही रुकी, कहा इनमें से आधे सवारी उतर गए। आधे उतर गए तो बचे होंगे आधे, यानी इतना सवारी अभी ट्रेन में बैठे हैं। कहा बाहर से 135 सवारी चढ़ गए, तो पहले स्टेशन पर आधे सवारी उतर गए और 135 सवारी चढ़ गए, तो पहले स्टेशन पे इतने सवारी को लेकर रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन के लिए चली। अब जैसे ही दूसरे स्टेशन पे रुकी तो कहा 1/3 सवारी उतर गए। 1/3 यानी 3 सवारी हैं टोटल, उनमें से 1 उतर गए। 3 में से 1 उतर गए तो बच रहे हैं कितना? 2/3 यानी 2/3 भाग सवारी बच रहे हैं। और कहा बाहर से 110 सवारी चढ़ गए। अब दूसरे स्टेशन पे इतने सवारी ट्रेन के अंदर बैठे हैं। अब कहा इन सबों को लेकर रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंची, तो जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची तो उसमें सवारी, जब वहाँ सवारी जब काउंट हुआ तो पता चला कि ट्रेन में ये जो सवारी हैं ये कितने हैं? 350 यात्री। समझ गए होइएगा बात मेरे भाई। ये इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बना गए तो कैलकुलेशन तो बच्चा भी कर लेगा, कैलकुलेशन में कोई जान नहीं होता। अब देखें यार 2/3 से तो दोनों में ना बारी बारी गुना करिएगा मेरे भाई। 2/3 से यहाँ गुना करिएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/3 प्लस 2/3 से इसमें गुना करिएगा, 45 तिया 135, 45 दूना 90 प्लस 110 बराबर 350। 1/3 बराबर 90, 110 200, 200 उधर जाके घटेगा तो 150, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 तिया 45 यानी 450। यानी प्रारंभ में जो है रेलगाड़ी में 450 यात्री थे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। देखें यार हस्बैंड और वाइफ के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, प्रेजेंट में उनके एज का रेशियो 4:3 है। का 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनके एज का जो रेशियो है ये 9:7 हो जाएगा। अब यार एक चीज़ आप बताना, प्रेजेंट में दोनों का एज क्रमशः 4 और 3 के रेशियो में है। 4 साल बाद दोनों के एज का रेशियो दिया, तो आप बताएं यार कि 2 व्यक्ति का एज जो है निश्चित टाइम में इक्वली ना बढ़ेगा। अगर 4 साल बाद हस्बैंड का एज अगर आप बोलें और वाइफ का एज 4 साल बाद बोलें तो दोनों का तो एज 4-4 साल ही बढ़ेगा ना यार। 4 साल बाद हस्बैंड का जितना एज होगा, 4 साल में जितना हस्बैंड का एज बढ़ेगा उतना ही वाइफ का भी एज बढ़ेगा। तो आप देखें यार यहाँ से हस्बैंड का एज कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे कहाँ गया यार सब। एक बार फिर से यार, हस्बैंड और वाइफ के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 4:3। 4 साल बाद दोनों के एज का रेशियो 9:7। तो मेरे भाई हस्बैंड का 4 साल बाद जितना एज बढ़ेगा वाइफ का भी उतना ही बढ़ना चाहिए। 4 साल बाद, जैसे मान लो कि अभी आपका एज 15 साल है और आपके भाई का एज 20 साल है। 5 साल बाद आपका एज क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 साल ज़्यादा जोड़ दीजिए यानी 20 साल। तो 5 साल बाद भाई का एज क्या होगा, 25 साल। तो मेरे भाई निश्चित टाइम में तो दोनों का एज इक्वली बढ़ेगा ना, दोनों का ना 5-5 बढ़ेगा यार। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखें यार, हस्बैंड का जो एज है, ओह क्या हो जा रहा है मेरे भाई, हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में रेशियो है 4:3 और 4 साल बाद रेशियो है 9:7। देखिए यार हस्बैंड का एज कितना बढ़ा, 4 से 9 हो गया यानी 5 बढ़ा। वाइफ का एज 3 से 7 हो गया यानी 4 बढ़ा। तो यहाँ पे गैप इक्वल नहीं है, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने का तरीका पता है, नीचे वाला के डिफरेंस से
ऊपर में गुना करिए तो 9 7 का डिफरेंस 2 से करिएगा तो ये 8 और ये 6, और ऊपर वाला का डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस 1 से नीचे गुना करिए तो 9:7। क्लियर है, ये रेशियो बैलेंस हो गया। तो अनअरेंज्ड वाला रेशियो से हम लोग को कोई मतलब नहीं, ये अनअरेंज्ड वाला हटा दीजिए। अब देखें यार, ये प्रेजेंट का था, ये 4 साल बाद का था। अब यार हस्बैंड का एज 8 से 9 हो गया, यानी कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर 1। वाइफ का एज 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ा? 1। तो यूनिट में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, पर एक्चुअल में कितने साल का? प्रेजेंट से 4 साल का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट 4। तो आप बताना, हस्बैंड का परसेंटेज 32 साल, वाइफ का परसेंटेज 24 साल। अब सवाल में ये कहा, यहाँ सेकेंड डाटा गौर से पढ़िएगा, उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था। तो कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? हमने माना n वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। तो मेरे भाई अगर हस्बैंड का परसेंटेज 32 है, n वर्ष पहले शादी हुआ था, तो शादी के समय हस्बैंड का एज क्या रहा होगा? तो 32 माइनस n। वाइफ का परसेंटेज 24 साल है, n वर्ष पहले शादी हुआ था, तो शादी के समय एज क्या रहा होगा? 24 माइनस n। तो शादी के समय दोनों के उम्रों का रेशियो है इतना, पर एक्चुअल में दिया है कितना? 13:9, यानी 13/9। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28 माइनस 9n। ये उधर जाएगा, 13 से गुना करिए, 13 चौक 52, 13 दूना 26, 5 31 माइनस 13n। यार 13n इधर आके प्लस होगा तो 4n, 288 उधर जाके घटेगा 24, 4 से काटिए तो n बराबर 6, यानी दोनों की शादी जो है वो 6 साल पहले हुई थी। देखिए कहा 5 मिनट में 3 टन के दर से एक वाहक पट्टा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। वाहक पट्टा कहने का मतलब सिंपल बात है, कोई वर्कर है, एक आदमी है जो 5 मिनट में 3 टन सामान ढोता है या ले जाता है। कहा दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन के दर से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। दोनों वाहक पट्टा का उपयोग करके 33 टन सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना समय लगेगा? यार 2 वर्कर है, सिंपल सा सवाल। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 वर्कर है जिसमें पहला वर्कर जो है 5 मिनट में 3 टन सामान ले जाता है। तो मेरे भाई आप बताओ, पहला वर्कर जो है 5 मिनट में 3 टन सामान ले जाता है, तो 1 मिनट में कितना सामान ले जाएगा? 3/5 टन। जैसे बोला ना यार 5 मिनट में 3 टन, तो 1 मिनट में कितना टन? 3/5 टन सामान। ऐसे लिखेंगे ना यार, ये चीज़ें तो आता है आपको लिखने। अब आगे कहा कि दूसरा वाहक पट्टा जो है वो 2 मिनट में 1 टन के दर से सामान ढोता है। 2 मिनट में 1 टन, तो दूसरा वर्कर 1 मिनट में कितना टन? तो 1/2 टन। दोनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए कि पहला वर्कर 1 मिनट में 3/5 टन सामान ले जाता है, दूसरा वर्कर 1 मिनट में 1/2 टन सामान ले जाता है। अब कहा दोनों वर्कर मिलकर 33 टन सामान कितने समय में? ये 33 जो काम करवाना ये दोनों वर्कर से करवाना है, तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी देख लें यार। A + B दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेगा? अगर जोड़िएगा तो 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 दूना तो 3 दूना 6, 2 × 10 यानी 11/10। देखें यार दोनों वर्कर मिलकर 1 मिनट में जो है 11/10 टन सामान ढोएगा, यानी कि दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी पता है। का दोनों मिलकर 33 टन सामान कितने समय में? 1 मिनट में इतना, तो 33 टन कितने मिनट में? दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 11 से काटिए 3 बार, 10 तिया 30, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यार यदि a के पावर x b के पावर x, सॉरी x नहीं है, सुधार कर लीजिए, यहाँ पर b के पावर y है और c के पावर z है। यार ये चीज़ दिया है a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z। मेरे भाई ये तीनों टर्म आपस में बराबर है, तो इनके बराबर हमने के मान लिया। तीनों बराबर है तो तीनों के बराबर के मान लिए।
अब इसका मतलब ये हुआ कि a के पावर x बराबर भी k, b के पावर y बराबर k, c के पावर z के। तो मेरे भाई अगर मैं बोलूँ a बराबर क्या होगा, आप बोलोगे सर देखो अगर साइड ट्रांसफ़र कीजिएगा तो साइड जो है साइड अगर ट्रांसफ़र कीजिएगा तो पावर चेंज रिवर्स हो जाएगा। साइड ट्रांसफ़र करने पर पावर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अगर इस x को दाएं साइड ले जाइएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। सिमिलरली y बराबर क्या होगा, तो पावर का साइड जब भी ट्रांसफ़र कीजिएगा ना तो वो रिवर्स हो जाएगा, तो y दाएं साइड जाके 1/y। सिमिलरली c बराबर होगा k के पावर 1/z। क्लियर है ये बात। अब एक चीज़ आप देखें, अरे यहाँ पर एक और इसने रिलेशन दे रखा है कि b² बराबर AC। b² बराबर क्या है, AC। b² बराबर AC है। तो आप बताइए b का मान है k के पावर 1/y, तो k के पावर 1/y का स्क्वायर करिएगा तो ये 2/y हो जाएगा बराबर a गुना x। a का वैल्यू पता, x का पता, दोनों को अगर गुना करिएगा तो ये आ जाएगा k के पावर 1/x प्लस 1/z। बेस समान तो पावर भी समान, 2/y बराबर। अगर इन दोनों को यहीं सॉल्व कर लें तो xz ऊपर में x प्लस z, 2 इधर आ जाएगा तो 1/y बराबर होगा x प्लस z/2xz। अब यार y का वैल्यू चाहिए तो बाएं साइड अगर रिवर्स करिएगा तो दाएं साइड भी रिवर्स करना मांगता है, तो इधर रिवर्स करेंगे 2xz/x प्लस z, तो y का वैल्यू पता हो गया। 2xz/x प्लस z किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी। देखिए यार कहा लगातार 5 सम संख्याएं a b c d e है। अगर लगातार है तो ये सीरीज जो है 2-2 से जुड़, सम संख्या 2-2 से जुड़कर आगे बढ़ता है, तो ये लगातार सम संख्या है तो 2 से सीरीज जुड़ कर आगे बढ़ रहा होगा। और गैप सेम है, लगातार है तो दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहा होगा, और डिफरेंस अगर सेम है तो एवरेज होगा मिडिल टर्म। तो मिडिल में है c, और c का मान दिया है कितना, 52 का b और e का गुणनफल। तो मेरे भाई 52 है, ये तो सम संख्या है तो आगे जाइएगा 2 से बढ़ेगा जुड़ कर, तो 52 है तो ये d 54 हो जाएगा और e 56 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अगर पीछे आप आओगे तो ये 52 है तो ये 2 कम कितना हो जाएगा, 50 होगा। का b और d का गुणनफल यानी 50 गुना 56, तो 0 5 36 25 3 28, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यार इसको का एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है। पहले कंटेनर में 25% जल और शेष दूध है। सपोज पहला कंटेनर जो A है इसमें वाटर 25% है और शेष मिल्क है, यानी मिल्क 75% होगा, तो 25 और 75 का रेशियो 1:3। सेकेंड कंटेनर जो B है इसमें 50% जल और 50% दूध है। 50% जल है और 50% मिल्क है, 50-50 रेशियो लेंगे 1:1। अब आगे कहा प्रत्येक कंटेनर से वह कितना दूध मिलाए कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। कहा इन दोनों में से प्रत्येक से कितना कितना दूध मिलाए ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा, यानी जो तीसरा मिक्सचर बनेगा, उसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो हो जाना चाहिए 3:5। समझ पा रहे हैं बात। अब यार इन दोनों को मिलाकर ये तीसरा मिक्सचर बनाए, इन दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाए, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ। और एलिगेशन अगर लगाएंगे तो एक चीज़ ध्यान में आप रखना कि अगर वाटर पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो हर जगह वाटर लेना होगा, अगर मिल्क ले रहे हैं तो हर जगह मिल्क लेना होगा। तो कहा प्रत्येक कंटेनर में वह कितना दूध मिला। हम देखें यार मिल्क पे लगा लेते हैं। पहला कंटेनर में मिल्क है 3, टोटल कितना में 4 में। दूसरा कंटेनर में मिल्क है 1, टोटल मिक्सचर 2 में। इन दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना उसमें मिल्क है कितना 5, टोटल कितना में, तो 8 में। अब ये चीज़ आपको तो पता है कि इसमें से इसको घटाकर यहाँ, इसमें से इसको घटाकर यहाँ, लेकिन अगर यार कैलकुलेशन से बचना है ना तो आप ऐसा नंबर देख लें, ये जो फ्रैक्शन है इस सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। तो यार इंटीजर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 4, 2 और 8 से कटने वाला नंबर चाहिए। तो मेरे भाई 4, 2 और 8 से कटने वाला नंबर कौन, तो आप बोलोगे सर 8 है। तो 8 से हर जगह अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना मेरे भाई,
तो ये 4 दूना 8, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 चौक 8, ये 4 हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल, ये कितना 5। अब आप बताना 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 माइनस होगा 1, यानी प्रत्येक कंटेनर से 1:1 के रेशियो में मिल्क मिलाना पड़ेगा। 1:1 कहने का मतलब हुआ इक्वल, दोनों बर्तन से इक्वल मात्रा में दूध मिलाना होगा। तो अब देखें यार किस ऑप्शन में 1:1 है, यहाँ 4 8 है तो ये नहीं, 7 5 है नहीं, 5 7 नहीं, 6:6 यानी काटेंगे तो 1:1 ही ना आएगा। भ्रमित करने के लिए ये दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा किसी वाहन के आगे और पीछे के पहिए की परिधि क्रमशः 3.5 मीटर और 3 मीटर है। अब आगे कहता है वाहन की चाल 15 मीटर पर सेकंड है, तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्ण होगी। तो देखें यार जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो आप सारे पहियों द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा टाइम आप पहले निकालो। सारे पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या होगा, और ये चीज़ पता है कि पहिया एक चक्कर में अपने परिधि जितना दूरी तय करता है, एक चक्कर में अपने परिधि जितना दूरी तय करता है। हमको निकालना है दोनों पहिया को एक एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, और आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे भाई पहला पहिया का परिधि है 3.5 मीटर, यानी पहला पहिया जो है एक चक्कर में 3.5 मीटर दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर तय करने में कितना समय लगेगा। समय होता है दूरी बट्टा चाल। पहला पहिया का चाल है कितना 15 मीटर पर सेकंड। समझ पा रहे हैं बात को आप। तो ये कैंसिल अगर करेंगे तो यार ये आ जाएगा कितना, देखें यार कैंसिल करिएगा तो ये हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 0 आ जाएगा। 5 सते 35, 5 से 30 बार में, तो ये आ गया 7/30। पहला पहिया को एक चक्कर लगाने में समय लगा इतना। अब दूसरा पहिया को एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा कितना, तो दूसरा पहिया का परिधि है 3 मीटर। 3 मीटर यानी एक चक्कर में अपने परिधि जितना दूरी तय करेगा, यानी 3 मीटर दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस तय किया 3 और स्पीड है 15। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1/5। अब यार सारे दोनों पहिया द्वारा एक एक चक्कर लगाने में लगा समय पता कर गए, तो कहा कि न्यूनतम कितने समय में दोनों पहिया द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्ण होगी। तो एक एक चक्कर लगाने में जो लगा समय आया है उसका एलसीएम, चूंकि न्यूनतम कम से कम कहने का मतलब होता है एलसीएम, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे 7। ऊपर वाला का एलसीएम, फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम। फिलहाल एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो 30 और 5 का एचसीएफ कितना 5, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1.4 सेकेंड। क्लियर है ना बात। तो जब भी इस टाइप का आप सवाल आए तो आप करो क्या कि सभी पहिया को एक एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो चीज़ें आप निकाल लें, और एक एक चक्कर लगाने में लगा समय का जो एलसीएम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा ये 2 एक्सप्रेशन दिया है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। ये 2 एक्सप्रेशन दिया का है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो मेरे भाई एलसीएम होता है पावर वाले व्यंजक का, जब भी एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम होता है ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर, तो ऑल बेस सबको ढूंढ कर लिखिए, x + 5, फिर है x + 1, फिर है x - 3, x + 5, x + 1, x - 3, x + 1 ले चुके हैं, x - 3 भी ले चुके, x + 5 भी ले चुके हैं। जो ऑल बेस को लिखिए, बस ध्यान रखना है कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑल बेस और मैक्सिमम पावर, तो x + 5 के मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, x + 1 का मैक्सिमम पावर कितना 3,
x माइनस 3 का मैक्सिमम पावर, यहाँ तो 1 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 2, तो x प्लस 5 के पावर 2 किस ऑप्शन में है, x प्लस 1 का क्यू x माइनस 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यार, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये 7 तो जो है ये बेस जो है ये तो ऑलरेडी प्राइम है ही, 7 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं सर, 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको प्राइम बनाइएगा तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब 2 के पावर 2 गुना 11, तो 11 दूना 22 गुना 7 के पावर 5, 11 के पावर 3। और ये चीज़ें तो आपको पता होगा ही कि 2 एक प्राइम नंबर है। अब 2 के पावर 22 यानी 2 टोटल कितना ठो है, 22 ठो है। 7 के पावर 5 यानी 7 कितना है, 5 ठो है। और 11 के पावर 3, 11 कै ठो है, 3 ठो है। तो ये टोटल प्राइम फैक्टर हो गए 22 और 5 27 और 3 कितना 30, ऑप्शन नंबर। जैसे मैं बोलूँ 2 के पावर 3 ये कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे सर ये 2 गुना 2 गुना 2 काउंट करेंगे तो बोलेंगे ना यार कि ये 3 फैक्टर है। मैं बोलूँ 5 के पावर 4 कितना फैक्टर है, तो आप बोलेंगे सर 5 4 ठो है यानी कि 4 फैक्टर है। 7 के पावर 9, 7 कै ठो है, 9 ठो यानी कि कितना फैक्टर है, तो आप बोलेंगे ना सर कि 9 फैक्टर है। तो 2 के पावर 22 यानी 2 कितना ठो है 22, 7 के पावर 5 यानी 7 5 ठो, 11 के पावर 3 यानी 11 3 ठो। तो ये टोटल कितने हो गए, सब जोड़कर 30 फैक्टर हो गए। देखिए यार, कहा 400 रुपये को 6 आदमी 12 औरत और 17 लड़के में बांटा गया है। 6 आदमी है, 12 औरत है और 17 लड़कों के बीच में बांटा गया। कहा 2 आदमी को 5 लड़के के बराबर, 2 मैन को जो है 5 लड़के के बराबर हिस्सा मिला। और कहा 2 ओमैन को 3 बॉयज़ के बराबर हिस्सा मिला। यार रेशियो लेंगे यहाँ से मैन और बॉयज़ का तो क्या आ जाएगा 5:2। क्लियर है ना बात, समझ पा रहे हैं। और यहाँ से ओमैन और बॉयज का रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा। अगर इतना ना समझ पा रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं यार, मैन और बॉयज का रेशियो 5:2, ओमैन और बॉयज का रेशियो 3:2। कॉफिशिएंट रिवर्स हो जाएगा, 2 टर्म आपस में बराबर उनका रेशियो लेंगे, कॉफिशिएंट रिवर्स हो जाएगा। अब यार बॉयज दोनों में कॉमन है तो बॉयज का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो और सेम है भी, यानी ये रेशियो अरेंज्ड है मैन बॉय और ओमैन। 1 मैन 1 बॉयज और 1 ओमैन का हिस्सा पता है। अब आप बताएं यार मैन है टोटल कितना, तो आप बोलेंगे सर मैन है 6 ठो आदमी है, और बॉयज है कितना 12, ओमैन है 12 ठो और बॉयज है 17 ठो। तो आप बताएं अगर सभी का हिस्सा निकालेंगे तो आप बोलो 1 आदमी का हिस्सा है 5, तो 6 आदमी का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 30। 1 बॉयज का हिस्सा 2, 17 बॉयज का हिस्सा 34। 1 ओमैन का हिस्सा 3, 12 ओमैन का हिस्सा 36। अब यार इन तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा है कितना, तीनों को मिलाकर टोटल कितना, तो 6 4 10, 3 3 6 3 9 1 10। तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 100 यूनिट है, पर दिया है कितना 400 रुपया। 100 यूनिट 400, तो 1 यूनिट मेरे भाई 4, 1 यूनिट 4 है। सवाल में कहा कि 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़के को कुल मिलाकर कितना मिला। तो यार देखें 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़का को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना मिला, तो 1 आदमी का हिस्सा 5, 1 औरत का हिस्सा 2, 1 बॉय का हिस्सा 2, 1 औरत का हिस्सा 3, 5 2 7 और 3 10। तो कहा कि 1 यूनिट 4 है तो 10 यूनिट कितना 10 4 40, ऑप्शन नंबर सी। देखें यार, कहा यदि राम श्याम को एक आम दे दे तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं, लेकिन यदि श्याम राम को आम दे देता है तो राम के पास श्याम से 3 गुना आम हो जाता है। तो उनके पास आमों की संख्या, यानी राम और श्याम के पास आम जो है उनकी संख्या निकालना। देखें यार ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं। कहा जैसे राम जो है श्याम को 1 आम दे देता है, ऑप्शन ए अगर आप लेंगे, राम अगर श्याम को 1 आम दे देता है, राम के पास 4 आम है, 1 आम दे देगा तो कितना आम हो जाएगा 3 आम।
श्याम के पास 2 आम है, 1 आम मिल जाएगा, तो इसके पास भी कितने आम हो जाएंगे, 3 आम। तो दोनों के पास, अगर राम जो है श्याम को 1 आम देता है तो दोनों के पास इक्वल आम हो जाते हैं। क्लियर है बात। और यहाँ पहला कंडीशन में यही बोला कि राम श्याम को 1 आम दे तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं। आगे का, यदि श्याम राम को 1 आम दे देता है तो राम के पास श्याम से 3 गुना आम हो जाते हैं। यार अगर श्याम जो है राम को 1 आम दे देता है तो श्याम के पास से 2 आम, 1 आम दे देगा तो बचेगा कितना, 1 आम। राम के पास 4 आम है, 1 आम और मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 आम। तो क्या अब जो है राम के पास श्याम से 3 गुना आम है, नहीं 5 गुना आम है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे देखें यार, ये अगर राम 1 आम श्याम को दे देगा तो इसके पास 4 और इसके पास 8, बराबर नहीं है, तो ये कैंसिल। 5 है, 5 आम है राम के पास, 3 आम है श्याम के पास, 1 आम इसको दे देगा तो राम के पास 4 और श्याम के पास भी 4। अब श्याम अगर 1 आम इसको दे देगा तो श्याम के पास 2 आम, राम के पास कितने आम, 6 आम। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि राम अगर श्याम को 1 आम देता है तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं, और अगर श्याम राम को 1 आम देता है तो राम के पास जो है श्याम से 3 गुना आम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखें यार का, मंजीत ने एक मोटर कार 25% के हानि पर साहिल को बेचा। साहिल ने 864 रुपये गाड़ी की मरम्मत पे खर्च किया तथा गाड़ी 5400 रुपये में बेच दिया। इस प्रकार उसे 12.5% का लाभ हुआ। तो मंजीत ने वह मोटर कार कितने में खरीदा था। मान लेते हैं मंजीत जो है ये 100 रुपये में मोटर कार खरीदा का, इसने 25% हानि पर साहिल को दिया। 25% 1/4 हानि हुआ तो 3/4 में साहिल को दिया, यानी साहिल जो है इतना रुपए में मोटर कार खरीद लिया। क्लियर बात। मंजीत ने खरीदा था 100 रुपये में और उसने साहिल को 25% हानि पर यानी इतने रुपए में साहिल को बेचा, अर्थात साहिल ने इतना में खरीदा। अब साहिल इस पे 864 रुपये मरम्मत पे खर्च किया, तो 864 मरम्मत पे खर्च किया। खरीदने के अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्च करेगा वो उसका जो है वास्तविक क्रय मूल्य होगा। अब आगे कहा साहिल जो है, साहिल का कॉस्ट प्राइस हो गया इतना। अब आगे कहा साहिल जो है वह गाड़ी 5400 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 12.5% लाभ हुआ। तो मेरे भाई आप सभी को पता है 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। साहिल को 1/8 लाभ हुआ, यानी 8 पर 1 का लाभ कमाया, यानी बेचा होगा कितना में, 9/8 में। पर बेचा है क्या रुपया में, 5400 रुपये में। तो 9 छक 54, 600। क्लियर है बात। अब यार एक चीज़ आप देखें, यहाँ है 3x/4 प्लस 864, 8 छक 4800। अब यार 3x/4 बराबर 864 उधर जाके घटेगा 6 3 9, इतना, यही है ना। अब 3 से इसको काटिएगा तो 1 3 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 1 5, 5248। ऑप्शन नंबर सी, यानी मंजीत जो है 5248 में कार खरीदा था। देखिए का, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा के दिशा में नाव खेने में 3 घंटा लेता है। क्लियर है बात। 3 किलोमीटर धारा के विपरीत गया या 15 किलोमीटर धारा के दिशा में गया तो उसे नाव खेने में 3 घंटे लग गए। नाव खेने में 3 घंटे। तो यार देखें, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर गया तो भी 3 घंटे ही समय लगे, और धारा के दिशा में अगर 15 किलोमीटर गया है उसमें भी उसको 3 घंटे ही समय लगे। तो मेरे भाई आप बताना धारा के विपरीत में चाल क्या होगा। तो बोट माइनस वाटर पर चाल है कितना, 3 किलोमीटर 3 घंटा में, यानी कि चाल हो जाएगा 3/3 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। का धारा के दिशा में 15 किलोमीटर दूरी जो है 3 घंटे में गया, तो धारा के दिशा में चाल होगा बोट प्लस वाटर पर होगा कितना, 15/3 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल का धारा की चाल यानी वाटर की चाल निकालना है। वाटर का निकालना है तो घटाकर 2 से भागा, 5 से 1 गया 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी।
देखें यार, का यदि मैं आज के अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाऊंगा तो कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दूंगा। कहने का मतलब हुआ, कहा अगर मेरी एफिशिएंसी जो है 2 गुनी हो जाएगी, अगर एफिशिएंसी 2 गुनी हो जाएगी तो काम को 12 दिन में समाप्त कर दूंगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा एफिशिएंसी अगर 2 गुनी हो जाएगी तो काम 12 दिन में समाप्त कर दूंगा। तो आप एक चीज़ जरा सोच कर बताइए, अगर वो अपने वास्तविक एफिशिएंसी से काम करे और रीजनल एफिशिएंसी से काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 2 गुना एफिशिएंसी हो जाएगा तो 12 दिन लगेंगे। अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। 2 गुना एफिशिएंसी से कर रहा है, 12 दिन में निपटा दे रहा है। अगर अपने वास्तविक एफिशिएंसी से काम करे, यानी एफिशिएंसी अगर आधा कर दे तो टाइम जो है उसको 2 गुना लगेगा। यानी एक बार फिर से सुनिए, 2 गुनी एफिशिएंसी से काम करेगा 12 दिन लगेगा। अगर अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करे तो टाइम डबल लगेगा, यानी 12 दूना 24 दिन लगेंगे। क्लियर है बात? अब आगे कहा, यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए, अगर 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखें मेरे भाई, 1/3 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो काम करने में 3 गुना समय लगेगा, यानी 24 या 72 दिन। ऑप्शन नंबर है। यार ये अच्छा सवाल था, लैंग्वेज इसका थोड़ा अच्छा था। देखिए, का 5 केजी चाय और 8 केजी चीनी दोनों को मिलाकर कीमत है 172 रुपया। आगे का, चाय की कीमत 20% बढ़ गई और चीनी की कीमत 10% बढ़ गई, तो उतनी ही चाय और उतनी ही चीनी खरीदने में अब 199 रुपये 20 पैसे देने पड़ते हैं। चाय का प्रति केजी बढ़ने के पूर्व यानी बढ़ने से पहले वाला कीमत क्या है ये बोला। तो यार देखें, चाय का कीमत मान लेते हैं 1 रुपया पर केजी है और चीनी का कीमत 22 रुपया पर केजी। तो आप बताएं, चाय का कीमत 1 रुपया पर केजी है, आपने 5 केजी चाय खरीदा तो कितने पैसे लगे? 5x। चीनी का कीमत 22 रुपया पर केजी है तो 8 केजी चीनी का कीमत 8/22 और इन दोनों को मिलाकर टोटल कीमत दिया है कितना? 172। का चाय का कीमत 20% बढ़ गया। मेरे भाई, चाय का कीमत है 1 रुपया, 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ गया यानी 5 पर 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6/5। पहले था 1 रुपया, अब 6/5 यानी 1 केजी का नया कीमत 6x/5 हो गया। तो 5 केजी का कितना? 5 से गुना। कहा चीनी का कीमत 10% बढ़ गया, तो मेरे भाई आप बताना चीनी का नया कीमत कितना? तो पहले कीमत था 22 रुपया पर केजी, 10% बढ़ गया तो 11/22/10 हो गया। 8 केजी चीनी का कीमत कितना? तो 8 गुना 11/10। अब यार, अब चाय का कीमत है इतना, चीनी का कीमत इतना, अब दोनों को मिलाकर टोटल कीमत है कितना? तो 199.20 रुपये। क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, और कुछ है नहीं। 5 से 5 कट गया, 2 बचे 10, 2 चौक 8, तो ये हो गया। ऊपर में तो है, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखें यार, ये है 5x, ये है 11 चौक 44/5, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन, थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन भी कर लेना है। ये है 30x प्लस 44 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 5 दूना 10 5 45 1 46 45 4 49 5 4 9 डेसिमल 2 अंकों से पहले। अब यार हम लोगों के पास ये 2 इक्वेशन आ गया। का इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x/y का मान नहीं निकाल लीजिएगा? निकल जाएगा। अब तो कुछ है नहीं इसमें, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा यार। का एक टंकी में छिद्र हो जाने से भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है खोल दिया जाता है, तो छिद्र टंकी को खाली करने में 15 घंटा समय लेता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात करें। देखें यार, एक लीक जो है, ये लीकेज जो है 10 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। अब आगे का, उस टैंक में एक पानी भरने वाला नल चालू कर दिया गया जो 4 लीटर 1 मिनट में पानी भरता है। का अब टंकी को खाली करने में छिद्र को 15 घंटे लगेंगे। तो अब जो है लीकेज काम कर रहा है और एक भरने वाला पाइप है, सपोज ए मान लेते हैं, भरने वाला नल ए है,
ये दोनों मिलकर साथ में चल रहा है, तो अब टैंक खाली होगा 15 मिनट में। 10-15 का एलसीएम 30, 10 तिया 30 यानी माइनस। अब पूरा टैंक 15 घंटे में खाली होगा। 15 घंटे में 30 लीटर पानी खाली करेगा, तो 1 घंटे में 2 लीटर। मेरे भाई आप बताना, लीकेज 3 लीटर पानी निकालता है, पर निकल रहा है कितना? 2 ही लीटर। इसका मतलब जो है पाइप 1 लीटर भर दे रहा है। तो पाइप 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो पूरा टैंक को कितने मिनट में भर देगा? 30/1 यानी 30 मिनट में भर देगा। सवाल का टैंक की क्षमता क्या होगी? तो मेरे भाई आप देखें यार, कहा टैंक जो है भरने वाला नल जो है टैंक में 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है। 1 मिनट में कितना लीटर? 4 लीटर। 1 मिनट में 4 नहीं, यहाँ 40 होना चाहिए। 1 मिनट में जो है 4 लीटर पानी भर रहा है। 1 मिनट में 40 लीटर पानी भर रहा है, और कहा 30 मिनट में पूरा टैंक भर देगा। तो मेरे भाई 1 मिनट में 40 लीटर, तो 30 मिनट में कितना लीटर? 1200 लीटर पानी भर देगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा किसी गांव में 45% महिला तथा शेष पुरुष है। 45% महिला है, फीमेल है 45% और शेष मेल है। तो टोटल 100 होंगे, जिसमें से मेल 45% यानी 45 मेल है, तो शेष 55 फीमेल, 45 फीमेल है तो शेष 55 मेल होगा। आगे का महिलाओं में से 20% विवाहित हैं। महिलाओं में 20% विवाहित है, तो 45 महिला है, 20% यानी 1/5, 1/5 यानी 9 महिला विवाहित है। आगे का विवाहित महिलाओं की 33.1/3% सरकारी नौकरी करती है। तो यार 9 महिला है विवाहित। अब जितने विवाहित महिलाएं उनमें से 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 यानी 1/3 महिला गवर्नमेंट जॉब करती है। तो 9 का 1/3 यानी कि 3 महिला जो है सरकारी नौकरी करती है। क्लियर है बात? कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला लिखते चले। 45 महिला है, जिनमें से 20% यानी 1/5 विवाहित है। तो 45 का 1/5 9 महिला विवाहित है। का विवाहित महिलाओं का 33%, 33.1/3% यानी 1/3 महिला गवर्नमेंट जॉब करती है। तो 9 का 1/3 यानी 3 महिला गवर्नमेंट जॉब करती है। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गया होगा। अब आ जाए आगे। का पुरुषों की संख्या का 40% भी गवर्नमेंट जॉब करता है। तो यार पुरुष है 45। अब का पुरुषों की संख्या का 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो 55 का 2/5 कितना? 11 दूना 22। तो 22 पुरुष गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो कहा नौकरी करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? देखें यार, 3 महिला नौकरी कर रही है, 22 पुरुष नौकरी कर रहे हैं, तो टोटल कितने पुरुष गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर जी 22 और 3 25 पुरुष गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब आगे का नौकरी न करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की संख्या। तो यार 25% लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। टोटल 100% आबादी है, जिसमें 25% गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा होगा? तो आप बोलेंगे 75%। गवर्नमेंट जॉब कर रहा है 25%, तो नहीं कर रहा होगा कितना? 75%। ऑप्शन नंबर बी। देखें यार, का 1D व्यास वाला पाइप टैंक को खाली करने में 24 मिनट लेता है। तो 2D व्यास वाला पाइप को टैंक खाली में कितना समय लगेगा? एक चीज़ समझिए यार, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 2 सर्कल का रेडियस का रेशियो है R1 और R2। पहला वृत्त का रेडियस है R1, दूसरा वृत्त का रेडियस है R2। क्लियर है बात? ये त्रिज्या है, दोनों के त्रिज्या का रेशियो। मैं अगर बोलूँ दोनों के व्यास का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है कि व्यास होता है, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना यानी 2R। तो पहला सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 2R1। दूसरा वृत्त का रेडियस R2, तो व्यास क्या हो जाएगा? 2R2। तो मेरे भाई रेशियो में 2 से 2 कट जाएगा, तो व्यास का भी रेशियो क्या आ गया? R1:R2। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 2 वृत्त के रेडियस का जो रेशियो होगा वही उसके व्यास का रेशियो होता है। जो रेशियो रेडियस का वही रेशियो उसके व्यास का। ये चीज़ समझ गए होइएगा कि 2 वृत्तों के व्यास और रेडियस का रेशियो जो है ये हमेशा बराबर होता है, एक ही होता है। क्योंकि 2 रेशियो ले रहे हैं तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ समझिए यार, देखें यार, किसी भी पाइप
का जो कैपेसिटी होता है ना, जो उसका एफिशिएंसी होता है, वो उसके मुहाने पे डिपेंड करता है। किसी भी पाइप का एफिशिएंसी जो है वो उसके मुहाने पे डिपेंड करता है। जैसे ये, अब अगर दोनों पाइप में सेम स्पीड से पानी आ रहा है, दोनों पाइप में सेम स्पीड से अगर पानी आ रहा है, तो जिस पाइप का मुहाना ज़्यादा बड़ा होगा उससे ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, और जिस पाइप का मुहाना छोटा होगा उससे कम पानी बाहर निकलेगा। यानी कि पाइप से पानी गिरने का जो दर है, यानी कि पाइपों का जो कैपेसिटी है ना, वो उसके मुहाना पे डिपेंड करता है कि मुहाना बड़ा है तो ज़्यादा पानी निकलेगा, मुहाना छोटा है तो कम पानी निकलेगा। यानी कि किसी भी पाइप से पानी गिरने का जो उसका कैपेसिटी होगा, उसका एफिशिएंसी होगा, वो पाइप के मुहाने के एरिया पे डिपेंड करेगा। किसके एरिया पे? मुहाने का एरिया पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बा? बड़ा मुहाना है तो ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, अगर छोटा मुहाना है तो कम पानी बाहर निकलेगा। यानी कि पानी निकलने का जो कैपेसिटी होगा, जो एफिशिएंसी होगा, वो पाइपों के मुहाने पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो आ जाए, देखें सवाल का डी व्यास वाले पाइप को टैंक खाली करने में 24 मिनट लगता है। तो 2D व्यास वाले पाइप, दो पाइप है जिसमें एक का डायमीटर जो है वो D है और दूसरा का डायमीटर 2D है। तो मेरे भाई डायमीटर का रेशियो क्या हो गया? 1:2। और अभी आपने पढ़ा कि जो रेशियो डायमीटर का, वही रेशियो क्या रेडियस का होगा। अब आगे कहा कि यार आप बताएं कि पाइप का एफिशिएंसी क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर देखे, पाइप का एफिशिएंसी जो होगा वो उसके मुहाना के एरिया पे डिपेंड करेगा। मुहाना बड़ा है तो ज़्यादा पानी, मुहाना छोटा है तो कम पानी। यानी पाइप का एफिशिएंसी जो है उसके मुहाना के एरिया पे डिपेंड करता है। तो मेरे भाई पाइप का एरिया, मुहाने का एरिया क्या होता है? तो पाइप का मुहाना कैसा? वृत्ताकार होगा ना, तो वृत्त का एरिया क्या होगा? πr²। रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट से तो मतलब है नहीं, ओनली r²। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4। एफिशिएंसी कहने का मतलब पहला पाइप 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालेगा, दूसरा पाइप 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकालेगा। सवाल में दिया पहला पाइप टैंक को खाली करने में 24 मिनट लेता है। तो पहला पाइप 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, 24 मिनट में कितना? तो इतना लीटर। तो ये टैंक का क्षमता आ गया। अब सवाल कहा कि दूसरा पाइप उसे कितने समय में खाली करेगा। तो यार दूसरा पाइप 1 मिनट में 4 लीटर, तो 24 लीटर कितने मिनट में? 6 मिनट में। ऑप्शन सी। तो सिंपल इतना नहीं करना है, अगर ना समझ पाए तो आप इतना ना करें, सिंपल ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि व्यास और रेडियस का रेशियो जो होता है ये इक्वल होता है, और किसी भी पाइप का जो एफिशिएंसी होता है वो उसके मुहाना पे डिपेंड करता है, यानी मुहाने के एरिया पे डिपेंड करता है। मुहाना बड़ा तो ज़्यादा पानी बाहर आएगा, मुहाना छोटा तो कम पानी आएगा। तो आप सिंपल करें, एक D व्यास है और दूसरा पाइप का व्यास 2D है, तो डायमीटर का रेशियो D और 2D का रेशियो 1:2 हो गया। तो डायमीटर का रेशियो 1:2 है, तो रेडियस का भी रेशियो 1:2 आएगा। पाइप का एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी उसके मुहाना पे डिपेंड करता है, तो एफिशिएंसी होगा πr²। पाई से मतलब नहीं, रेशियो लिख रहे हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर करिए। r² यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यानी पहला पाइप का एफिशिएंसी 1 है, यानी पहला पाइप 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालेगा। दूसरा का एफिशिएंसी 4 है, यानी दूसरा पाइप 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकालेगा। एफिशिएंसी पता है, सवाल कुछ भी बोले बन जाएगा। देखें यार का एक त्रिभुज ABC में एंगल ABC 75 डिग्री, ACB π/4। पाई का वैल्यू होता है 180, π/4 यानी कितना? 45 डिग्री। तो यार देखें ये एक त्रिभुज है ABC का एंगल ABC 75 है और ACB है 45। तो मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पता है 180 डिग्री होता है। तो 75 और 45 कितना? 120। तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। अब का इसको रेडियन में लिखें तो 60 डिग्री को रेडियन में अगर लिखना है तो यार रेडियन में लाइएगा तो π/180 से, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करिएगा π/180 से गुना, तो 60 तिया 180 यानी π/3 रेडियन। देखिए यार एक त्रिभुज
ए बी सी की भुजा है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका भुजा दिया स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। क्लियर है बात का? ये वाला रिलेशन देखें यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये देखते ही आपके दिमाग में हलचल उत्पन्न हो गया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस। ये अगर ये ऐसा रिलेशन होता है, जब भी इस टाइप का रिलेशन दे तो ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट हो पाएगा, ये कंडीशन तभी फुलफिल हो पाएगा जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, ये रिलेशन तभी फुलफिल होगा जब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हो। तो मेरे भाई ए बी सी तीनों आपस में बराबर कहने का मतलब इस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई बराबर है, और तीनों भुजा की लंबाई अगर बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री होता है। अब कहा साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो ए 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा? साइन 60 होता है √3/2, तो उस √3/2 का स्क्वायर करिएगा तो 3/4। यहाँ भी 3/4, यहाँ भी साइन 60 डिग्री है ना मेरे भाई, बी भी 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री है तो सब 3/4, 3 बार आएगा 3 से गुना कर दीजिए तो 9/4, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, ए बी और सी ये 20 समकोण है। का एंगल ए 60 डिग्री है। सवाल का ए बी 20 है तो बी सी और सी ए का अनुपात निकालना है। बी सी भुजा ये वाला भुजा और सी ए ये वाला भुजा का रेशियो। तो मेरे भाई रेशियो निकालना है तो एंगल पता ही है 60 डिग्री, 60 के सामने क्या होता है √3 और ये कितना 1। पाइथागोरस से ये निकालिएगा 2 आ जाएगा। तो BC है √3, AC है 2, तो √3/2, √3/2, ऑप्शन नंबर डी। आप बोलेंगे 20 का तो यहाँ कोई यूज है नहीं, चूंकि रेशियो बोला तो रियल नंबर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। का एक क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा और फाई है, और ये कंडीशन दिया है कि थीटा इज लेस देन फाई। आगे कहा यदि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। देखें यार बेसिक तरीके से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, पर एक चीज़ होता है HD फॉर्मूला, एक होता है क्या HD फॉर्मूला। अगर ये चीज़ ध्यान में आप रख पाए तो आपके लिए सवाल सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। HD फॉर्मूला क्या होता है देखें, जैसे फिगर ध्यान में रखना है, ये हाइट अगर दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस है d, ये वाला एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है बीटा। और आपको पता ही है कि जैसे जैसे बिल्डिंग के नज़दीक आइएगा एंगल बड़ा होते जाएगा। तो आप ही बताओ यहाँ अल्फ़ा बड़ा है या बीटा? तो आप बोलेंगे सर एंगल यहाँ पे बिल्डिंग के जैसे जैसे नज़दीक आएंगे एंगल बड़ा होते जाएगा, तो ये बीटा जो है बड़ा होगा अल्फ़ा से। बीटा क्या होगा? अल्फ़ा से बड़ा होगा, तो बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो यार देखें HD फार्मूला, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो HD फार्मूला क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर, याद रखना डिस्टेंस बराबर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर होता है h इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। ये चीज़ याद ध्यान रखना जरूरी है। अल्फ़ा छोटा एंगल पहले और बड़ा वाला एंगल बाद में। क्लियर है ना? HD फार्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर होगा हाइट इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, जहाँ छोटा वाला एंगल पहले और बड़ा वाला एंगल बाद में। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, HD फार्मूला अगर रख पाए। और ये चीज़ ध्यान में रखना केवल इन दोनों चीज़ों के बारे में अगर सवाल पूछे तभी HD फार्मूला लग पाएगा, इसके अलावा और अलग से कुछ नहीं निकाल पाओगे आप। जैसे का एक क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदु हैं और का किसी शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा और फाई है, जहां थीटा छोटा है फाई बड़ा है। ये फाई क्या है? बड़ा है।
तो आप बताइए ये वाला एंगल फाई होगा या ये वाला। आप बोलेंगे सर फाई अगर बड़ा है तो बड़ा वाला एंगल जो होगा वो बिल्डिंग के नज़दीक होगा, तो यहाँ पे फाई है और ये वाला थीटा है। का ऊंचाई h है तो दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो एच डी फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, h कॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी छोटा एंगल, तो छोटा एंगल कितना है थीटा, माइनस कॉट बीटा, बीटा बड़ा एंगल कितना फाई, तो कॉट थीटा माइनस कॉट फाई किस ऑप्शन में, थीटा माइनस कॉट फाई, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। फिर इस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर, दूध नहीं निकलेगा बिना केमिकल प्रोसेस के। अगर मिक्सचर है, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, अगर मैं बोलूँ कि उसमें से दूध निकालिए तो केवल दूध निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। बोले केवल पानी निकालिए, निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। बिना केमिकल प्रोसेस के आप दूध या पानी को नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप निकालेंगे तो मिक्सचर निकलेगा। क्या निकलेगा, मिक्सचर। तो कहा दूध नहीं, यहाँ पे ये मिश्रण होना चाहिए। 12 लीटर मिश्रण निकालकर पानी भर दिया गया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखें यार 12 लीटर दूध निकाला है, टोटल कितना में से, 60 लीटर में से, तो इसको कैंसिल करिएगा। 1/5 कहने का मतलब टोटल 5 लीटर मिल्क है, जिसमें से 1 निकाल लिए तो रहने दिए बर्तन में कितना, 4/5। यह प्रक्रिया 2 बार किए तो 2 बार गुना करिए तो 16/25, यानी कि टोटल जो मिक्सचर है ये है 25 लीटर। उसमें अब मिल्क है कितना, 16 लीटर। टोटल है 25 लीटर जिसमें मिल्क है 16 लीटर। तो बताएं यार वाटर कितना होगा, 9 लीटर। तो 16:9 ऑप्शन है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू, धन्यवाद। और एक चीज़ यार कि कुछ बच्चे रेगुलर हैं, जैसे उनका नाम हमको याद है, जैसे एक है सतेंद्र, वो आप कहाँ से हैं ये जरा आज अगर वीडियो आप देख पा रहे होंगे तो कमेंट करिएगा। फिर विक्की हैं, आदित्य हैं, और भी लोग हैं रेगुलर, पर वो कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझते। मेरे भाई आप बताओ यार, टीचर 1 घंटा का वीडियो बना रहा है, 1 घंटा का बेसिकली वीडियो होता है, पर उसके पीछे 3 घंटा टाइम ख़राब किया होता है। तो 3 घंटे 4 घंटे ख़राब करके हम वीडियो बना पा रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप मेरे भाई 10 सेकेंड कमेंट करने में लगता होगा, वो नहीं कर पा रहे। चलिए कोई नहीं, चलिए यार जो लोग कर रहे हैं रेगुलर आप लोग रहिए। आप जो लोग रेगुलर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद यार। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।